अगर आप भी 4 मार्च को विज्ञान का पेपर देने वाले हैं और ये चिंता सता रही है कि विज्ञान का पेपर पास कैसे हो, क्योंकि आपने विज्ञान में कुछ पढ़ नहीं रखा है, कुछ भी पढ़ा नहीं है, टाइम जो है वो पूरा निकल गया है और अभी तक आपने विज्ञान की जो है तैयारी वो नहीं की है। तो आप देख सकते हैं मेरे पास विज्ञान का पेपर है। आज मैं बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे लिखा जाता है जो क्वेश्चन तुमको ना आता हो। देखो कि कोई भी बच्चा हो वो सारी चीजें याद करके नहीं जा पाता है, सारा टॉपिक, सारा सिलेबस, कुछ भी ज्यादातर बच्चे जो होते हैं वो ज्यादातर पढ़े ही नहीं होते। किसी कारणवश हो सकता है वो कहीं काम में फंस गए या उनको टाइम नहीं मिला या किसी कारणवश वो अच्छे से एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर पाए, तो वो कैसे पास होंगे विज्ञान का पेपर, ये मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगा। देखो विज्ञान के पेपर में पास होना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप विज्ञान के पेपर में फेल हो जाते हैं तो समझ लो पूरा आप फेल ही हो गए, है ना। तो ये बात ध्यान रखना, विज्ञान के पेपर में आपको फेल नहीं होना। पहली बात, आप जानते हैं पूर्णांक 70 नंबर का आता है, तो 70 में आपको कितने नंबर लाने रहते हैं ये मैं बता दूं आपको। अगर मैं आपको बता दूं कि 70 में कितने नंबर लाने होते हैं, तो 70 में आपको 23 नंबर जो हैं वो लाने होते हैं और प्लस 30 नंबर आपको कहां से मिल जाते हैं, 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल के मिल जाते हैं स्कूल से, और आपको 23 नंबर जो है वो कॉपी और पेन में लिख के लाना रहता है। मीन्स आप जब बोर्ड की कॉपी लिखेंगे तो उसमें से 23 नंबर, एग्जामिनर से आपको 23 नंबर लेने हैं जो पूर्णांक 70 नंबर का है, और 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल से मिल जाएंगे। तो 30, 20, 50 और 53 नंबर हो जाएंगे, तो इसमें आप साइंस में पास हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तरीका होगा पास करने का। जिन बच्चों को कुछ नहीं आता तो एटलीस्ट 23 नंबर लाना है, तो वो 23 नंबर कैसे ला पाएंगे मैं बताऊंगा। 70 में 23 अगर आप ले आते हैं तो पास हो जाएंगे। ये वीडियो केवल उनके लिए है जो कि सिर्फ पास होना चाहते हैं, जिनको नहीं पता कि वो कैसे बोर्ड कॉपी लिखेंगे, अगर उनको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो वो कैसे लिखेंगे। तो ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप भी डरते हैं कि साइंस में मैं फेल ना हो जाऊं तो ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। आप देख सकते हैं मेरे पास कॉपी है, मेरे पास पेपर है। अब मैं बताऊंगा जो क्वेश्चन नहीं आता है वो उसको कैसे लिखोगे, किन किन चीजों का ध्यान रखोगे जिससे आप पास हो सको। और मैंने 23 बताया, आप एटलीस्ट 40 नंबर तो ला ही सकते हो 70 में, अगर जिस तरीके से मैं बता रहा हूं उस तरीके से लिख के आओगे। ठीक है, लेकिन ध्यान ये रखना है इस वीडियो को पूरा देखोगे तभी समझ में आएगा, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो आप किन किन चीजों का ध्यान आपको रखना है तो ये मैं आपको बता दूं। देखो सबसे पहली बात ये है कि आपको ये ध्यान रखना है कि आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ के ना हो। सबसे पहली बात क्या है, सबसे पहली बात अगर ध्यान देने योग्य है तो वो क्या है, वो है कोई भी क्वेश्चन ना छोड़ो, है ना। क्या है, कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना, ये बात ध्यान रखना, है ना। कोई भी जो क्वेश्चन है, जो आपका क्वेश्चन है वो छूटे ना। कोई भी क्वेश्चन जो है उसको छोड़ना नहीं है। क्योंकि मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि देखो अगर एक बढ़िया बात मैं कहूं तो मुद्दा ये है कि 0 से बढ़िया होता है 1। क्या होता है, 0 से बढ़िया होता है 1। तो अगर आपको 23 से 30 नंबर तक बिना पढ़े विज्ञान में स्कोर करना है तो किन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आप जानते हैं, आप क्या जानते हैं, सबसे पहले आप जानते हैं कि आपका जो पेपर होता है वो 2 खंडों, खंड आ और खंड बा में होता है। ये आपको ऑलरेडी पता है। खंड आ जो होता है वो MCQs होता है, MCQs होता है, और खंड बा जो होता है वो वर्णनात्मक होता है। क्या होता है, वर्णनात्मक होता है, लिखने वाला होता है, जो इस तरीके की कॉपी में आपको लिखना होगा। और MCQs को किसमें, MCQs को OMR सीट में जो है वो काली और नीली इस तरीके की पेन होंगी, उससे आपको भरना है। चाहे आप काली से भर सकते हैं, चाहे आप नीली से भर सकते हैं। तो इतनी चीजें आपको पता है। दूसरा बात आपको ये पता है कि आपको 70 में से कितने लाने हैं, 23 से 30 नंबर तक ले आने हैं। 23 से कम तो बिल्कुल नहीं लाना है, वरना आप फेल हो जाएंगे। इस 70 नंबर में जो लिखने वाले 70 नंबर हैं जिसका आप पेपर देने जाएंगे, तो किन किन चीजों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले अगर आप विज्ञान के पेपर में पास होना चाहते हैं, देखो विज्ञान का पेपर कहीं कहीं कठिन भी आ जाता है, तो ये बात ध्यान रखना, लेकिन इसका कोई भी चिंता ना ले कि कठिन आएगा तो मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। मैं आपको बता दूं, जो भी पेपर बनता है, जो भी पेपर बनेगा उसमें अगर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊं तो ये है कि उसमें जो 30% क्वेश्चन होते हैं, 30% जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही इजी होते हैं, बहुत ही आसान होते हैं। क्या होते हैं, बहुत ही आसान होते हैं। उनको आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। बस थोड़ा सा क्या करना है, माइंड का प्रयोग करना है। माइंड का लिखने का तरीका होना चाहिए और माइंड का प्रयोग करना है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। तो इतनी बात समझ में आई होप आपको आई होगी कि क्या कैसा प्रोसेस है। अब हम बात करते हैं, देखो आप ये भी जानते हो कि आपके विज्ञान के पेपर में 3 जगह से क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले बायो पार्ट से, फिर केमिस्ट्री पार्ट से, फिर फिजिक्स पार्ट से। इस तरीके से क्वेश्चन जो है तीनों पार्ट से क्वेश्चन जो है वो आपके बोर्ड पेपर में बनेंगे। तो ये बात आपको ऑलरेडी पता है ना। ये बात आपको ऑलरेडी पता है कि पूरे किताब में से जो है वो क्वेश्चन बनते हैं। अब हम बात करते हैं तुम क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखोगे अगर नहीं पता है। तुमको एक चीज और मैं ये बताया दे रहा हूं, क्या है वो एक इंपॉर्टेंट चीज, वो ये है कि
तुम जो एमसीक्यूज हैं उनका सॉल्यूशन कब करना, बाद में करना। बाद में करने का क्या मतलब, सबसे लास्ट में। सबसे पहले आपको खंड बा वर्णनात्मक प्रश्न कापी वाला सॉल्यूशन करना है, कापी का सॉल्यूशन करना है। जो ये कापी है वर्णनात्मक प्रश्न, मैं आपको पेपर में दिखाई दे रहा हूं, देखो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको ये वर्णनात्मक प्रश्न जो है इसका सॉल्यूशन करना है। अब मैं बताता हूं इस किस लिए मैं कह रहा हूं कि इसको पहले करना है। देखो अगर एग्जाम आप देने गए हैं तो हो सकता है कहीं से एमसीक्यूज आपको पता चल जाए या बाद में तुक्का लगा के लिख दे। अगर एमसीक्यूज के चक्कर में पड़ेंगे, पता चला 1-1.5 घंटे आप एमसीक्यूज में ही लगा दिए और आपके पास टाइम कम बचा है, तो आप वर्णनात्मक प्रश्न कैसे करोगे। अगर आपको, क्योंकि 50 नंबर में वर्णनात्मक पूछा जाता है ना, लिखने वाले नंबर में ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि एमसीक्यूज मान लो 1 नंबर का है। अब मान लो ऑप्शन तुमने गलत लगा, जैसे पहला क्वेश्चन है, जैसे मैं कहूं, मैं आपको समझा रहा हूं, देखो जैसे पहला क्वेश्चन ये है, अब पता चला इसमें सही कुछ और है, तुमने कुछ और टिक कर दिया, तो ये नंबर पूरा कट जाएगा, 1 नंबर गया। दूसरे में भी गलती हो गई। तो एमसीक्यूज के भरोसे नहीं बैठना है। जिन बच्चों को नहीं आता है उनकी बात कर रहा हूं, जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा उनकी बात मैं कर रहा हूं। जिनको कुछ नहीं आता कि वो पास कैसे हों, उनके लिए एक तरीका है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। जिनको ये नहीं पता कि पास कैसे होना है तो उनके लिए ये तरीका है। समझ रहे हैं मेरी बात। देखो सबसे पहले तुमको क्या नहीं करना है, एमसीक्यूज जो है वो आपको बाद में करना है। हो सकता है बाद में कहीं से मदद मिल जाए या कोई बता दे, है ना, तो ये बात ध्यान रखना। सबसे पहले आपको खंडबा वर्णनात्मक प्रश्न का सॉल्यूशन करना है। अगर आप खंडबा वर्णनात्मक प्रश्न का सॉल्यूशन करेंगे तो उससे ये होगा, आपके पास टाइम काफी रहेगा। तो जब टाइम काफी रहेगा तो सोच विचार के आप अच्छे से लिख सकते हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखना, आपके पास घड़ी होनी चाहिए कि जब लास्ट आधा घंटा बचे, जब आपके पास 30 मिनट बचे, तब आप OMR शीट फिल करना शुरू करें। क्योंकि OMR के भरोसे नहीं बैठेंगे। जो पढ़ के नहीं गए उनके लिए ये बात है, जो पढ़ के गए वो कुछ भी कर सकते हैं। उनको अगर पता हो OMR शीट के क्वेश्चन आंसर आते हैं, बहुविकल्पीय क्वेश्चन आंसर आते हैं, तो वो कर सकते हैं। और जिनको नहीं पता उनको सबसे पहले क्या करना चाहिए, उनको सबसे पहले वर्णनात्मक प्रश्न खंड बा का सॉल्यूशन करना चाहिए। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब हम चलो बताते हैं कि कैसे, अगर कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो वो कैसे लिखोगे। सबसे पहले तुमको पता होना चाहिए कि आपके पास एक पेपर होगा, आपके पास एक कॉपी होगी। दूसरी बात, आपके पास नीली और काली पेन होगी। तो सबसे पहले आपको कॉपी की एक तरफ या आप चाहें तो दोनों तरफ लाइन खींच सकते हैं अच्छे प्रॉपर तरीके से, और ऐसे ही फिर उसके बाद आप लिखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो कॉपी थोड़ी अच्छी लिखनी है। जब आपको नहीं आती तो राइटिंग थोड़ा साफ बना के लिखिएगा, समझ रहे हैं, राइटिंग थोड़ा साफ बना के लिखिएगा। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं कैसे आपको खंड बा का सॉल्यूशन करना है सबसे पहले, उसके बाद आप शुरू करिएगा। देखो, और जो क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है वो कैसे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको बना के, तो सबसे पहले यहाँ पे आप हेडिंग डाल देंगे, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे खंड बा, क्या डालेंगे, खंड बा, इस तरीके से हेडिंग डाल देंगे। इसको ब्रैकेट में बंद करना चाहें तो बंद कर सकते हैं। डिजाइन वगैरह थोड़ा बहुत बनाएंगे, सिंपल बनाएंगे, उसमें फूल गोट्टा ज्यादा नहीं गुदारेंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद अंडरलाइन जरूर करना है। अंडरलाइन करने से क्या होगा, थोड़ा इंप्रेशन बढ़िया लगता है कि एक बच्चा सही से लिख रहा है, इस तरीके से। फिर यहाँ पे वर्णनात्मक प्रश्न आप डाल देंगे, वर्णनात्मक प्रश्न, ठीक है, इस तरीके से। अब उसके बाद इसको भी अंडरलाइन कर देना, आप समझ रहे हो, तो थोड़ा अच्छा लगेगा, इस तरीके से अंडरलाइन कर देना है, ठीक है। अब आगे मैं आपको बताता हूं क्या करना है। अब आपको यहां पे प्रश्नोत्तर संख्या डालना है, क्या, प्रश्नोत्तर संख्या, जैसे 1 या जो भी होगी वो आप प्रश्न पत्र जब आपके पास होगा, पेपर जब होगा तो उसमें लिखा रहेगा कौन सा है, तो ये बात तभी समझ में आएगी, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो इस तरीके से अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे लाइन खींच देनी है इस तरीके से प्रॉपर, ठीक है। तो इस तरीके से आपने लाइन खींच दिया, तो ये हो गया वर्णनात्मक प्रश्न प्रश्नोत्तर संख्या। अब देखो कितना अच्छा लग रहा है, साफ सुथरा लग रहा है, इसमें कोई भी कटा पिटा नहीं है और फ्रंट पेज बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो इतना चीज जरूर करना है, इतना हो गया। अब मान लो कोई क्वेश्चन नहीं आता, जैसे अब मैं आपको तुमको दिखाता हूं, जैसे हो गया कोई भी क्वेश्चन, जैसे मैं आपको बताता हूं। देखो जैसे यहाँ पे केमिस्ट्री वाला पार्ट है, देखो क्या है, जैसे मिश्र धातु किसे कहते हैं, कॉपर की 2 प्रमुख मिश्र धातुओं का उपयोग और नाम लिखिए। तो मिश्र धातु क्या होती है, तो अगर मान लो मिश्र धातु को लिखना अब ये तुमको नहीं आता तो कैसे बना के लिखोगे। देखो क्वेश्चन का आंसर वहां पे बना के ही लिखना है, जब आप पढ़ के नहीं जाओगे। तो यहाँ पे हेडिंग डाल दोगे, क्या, मिश्र धातु, क्या, मिश्र
ना, तो मान लो ये पूछ लिया गया, अब यहाँ पे हेडिंग डाल दिया आपने मिश्र धातु, अब इसको बना के लिखना तो बढ़िया हेडिंग डाल दिया। अब यहाँ पे आपको क्या करना, अंडरलाइन कर देना है। तो यहाँ पे इसको तोड़ मरोड़ के लिखना है, इसी से क्वेश्चन का आंसर, देखो क्वेश्चन से ही आंसर निकालना है, ये बात ध्यान रखना। तो मिश्र धातु, मिश्र का मतलब मिला हुआ है ना, मिश्र का मतलब मिश्रण, और धातु का मतलब धातु होता है। तो इसको अगर बनाना हो तो कैसे बनाओगे, देखो सिंपल भाषा में कैसे बना के लिख सकते हो, देखो मिश्र, तो दो धातुओं के मिश्रण को क्या लिख सकते हो, दो, ऐसे इस तरीके से, देखो बिना याद किए हुए, दो धातुओं के मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं, है ना। या अथवा में लिख सकते हो, इस अथवा, यहाँ पे अथवा लिख दो और इस तरीके से बना के ही लिखना है तो कुछ भी लिख सकते हो इसी से रिलेटेड। अथवा दो या दो से अधिक धातुओं के मिलावट से जो धातु प्राप्त होती है, ये सब बनाया हुआ है, मैं कहीं से देख के ही बता रहा हूँ, ये सिर्फ बेसिक बातें हैं। मिश्र का मतलब क्या होता है, इसको दो खंडों में तोड़ोगे तो मिश्र का मतलब मिश्रण, मिश्रण में मिलावट होता है, और धातु का मतलब धातु, तो दो खंडों में तोड़ोगे तो उससे क्या परिभाषा बना सकते हो, दो धातुओं के मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। अथवा दूसरी डिफिनेशन क्या लिख सकते हो, दो या दो से अधिक धातुओं के मिलावट से जो धातु प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं, उसे मिश्र धातु कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। तुमको बस फोकस ये करना है, जो पास डर रहे हैं पास होने से उनको 23 नंबर लाना है, तो 23 नंबर एक एक नंबर जोड़ जोड़ के ही 23 नंबर होंगे, ये बात ध्यान रखना। इसीलिए उनको कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना। सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है, उससे रिलेटेड कुछ भी लिख के आओ। जैसे इस क्वेश्चन का आंसर तुमको नहीं पता, मैंने बता दिया कैसे लिखा जाता है, तो ये बात ध्यान में आ गई। तो इस तरीके से हो गई मिश्र धातु। अब एग्जामिनर चेक करेगा तो ना कुछ देगा, अगर ये मान लो कितने नंबर का ये मिश्र धातु जो है आप देख सकते हो 6 नंबर का है, तो एटलीस्ट 2 नंबर तो दे ही देगा। ये परिभाषा देख के थोड़ा और बढ़ा चढ़ा के इसमें लिख देना है ना, उदाहरण लिख देना। मिश्र धातु आप जानते होंगे कि दो धातुओं का मिलावट से कौन कौन सी चीजें बन सकती हैं, तो ये चीजें लिख सकते हो आप। तो ये हो गई मिश्र धातु। देखो इतना भर गए, एक पेज भर गए ना, भर जाएगा ही। अब मान लो कोई दूसरा क्वेश्चन जो तुमको नहीं आता, अब यहीं पे कापर की दो प्रमुख मिश्र धातुओं का उपयोग पूछा है, तो मिश्र धातु का उपयोग, तो तुम धातुओं, अगर मान लो मिश्र धातु का उपयोग नहीं आता तो यहाँ पे लिख देना, हेडिंग डालना है मिश्र धातु का उपयोग। यहाँ पे मेरी बात सुनो, यहाँ पे हेडिंग डाल देना मिश्र धातुओं का उपयोग, हेडिंग ये डालना है। अब तुमको धातुओं का उपयोग आता है कि नहीं आता, धातु नहीं जानते हो कि उनका उपयोग क्या होता है। जैसे धातु से बर्तन बनाए जाते हैं, है ना, और जैसे कापर धातु होती है तो उससे तार बनाए जाते हैं, एल्युमिनियम धातु होती है उससे तार बनाए जाते हैं, है ना, तो वायर बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हैं कोई भी धातुओं के उपयोग। इससे ये होगा कापी तुम्हारी भर जाएगी, और जब कापी भर जाएगी तो एग्जामिनर चेक करेगा तो उसे लगेगा हाँ बच्चे ने इससे रिलेटेड लिखा है। इसलिए अगर ये कितने नंबर का, अगर मान लो ये 4 नंबर का है तो 2 से 2.5 नंबर तो जरूर देगा, 2.5 नंबर तो जरूर देगा, ये बात ध्यान रखना। समझ रहे हो, 2 से 2.5 नंबर तो जरूर देगा, आधे नंबर तो मिलेंगे ही। इसी तरीके से पास हुआ जाता है विज्ञान के पेपर में, ये बात ध्यान रखना। देखो सारे बच्चों को सब कुछ नहीं आता, बस तरीका ये होता है वो कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आते और उससे रिलेटेड चीजें लिखाते हैं। अब यहीं पे अगला जो क्वेश्चन है तुमको दिखाता हूं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखो योगात्मक अपक्रिया है। योगात्मक अपक्रिया का अगर बात करें तो योगात्मक अपक्रिया क्या हो गई, योगात्मक अपक्रिया का मतलब योग का मतलब जुड़ना, ऐसे परिभाषाएं बनाई जाती हैं, जुड़ना। तो योगात्मक अपक्रिया मान लो लिखना है तो क्या लिखोगे, योगात्मक अपक्रिया की मान लो डिफिनेशन लिखनी है, यहाँ पे टिप्पणी लिखनी है। देखो 2-2 नंबर में है, अगर आप इसको लिख दोगे योगात्मक अपक्रिया को 2-2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, देख सकते हो आप। 2 और 2 3 अपक्रिया है, निम्नलिखित पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो योगात्मक अपक्रिया की परिभाषा लिख दोगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। तो मैं बताता हूँ कैसे लिखना है। मान लो योगात्मक अपक्रिया तुमको नहीं आता तो कैसे लिखोगे। चलिए पेपर है, यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, लाइन जरूर खींचना है। लाइन खींचे बिना मत लिखिएगा, अच्छे से थोड़ी कॉपी परसेंट कीजिएगा और उत्तर नंबर जरूर डालिएगा, है ना। जो चीजें मैं बता रहा हूँ उसको जरूर करिएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से आपने क्या किया, लाइन खींच दिया स्पष्ट तरीके से, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आपने लाइन खींच दिया, ठीक है, ये हो गई लाइन। अब आपको क्या करना है, अब मैं बताता हूं क्या करना है। यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या डाल देना है, प्रश्नोत्तर संख्या
जो भी है वो डाल दीजिएगा वहां पे आप देख के। फिर उसके बाद इसको अंडरलाइन जरूर करना है। अंडरलाइन आपने कर दिया। कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, बात ध्यान रखना। अब आपको योगात्मक अपक्रिया लिखना, तो यहाँ पे हेडिंग डाल दो योगात्मक अपक्रिया। बिल्कुल पास हो जाओगे अगर ये तरीका अपना लिया कि कोई भी क्वेश्चन छोड़ोगे नहीं और बना बना के लिखाओगे, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो पास हो जाओगे बढ़िया नंबरों से। अच्छे नंबर स्कोर हो जाएंगे। ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि 23 नंबर स्कोर करना, लेकिन अगर आप इसी तरीके से सारे क्वेश्चन के आंसर बना बना के लिख के आते हो तो एटलीस्ट 50 नंबर तो स्कोर ही कर लोगी। समझ रहे हो? एग्जामिनर इतना कहीं पढ़ के भी कॉपी नहीं चेक करता। तो योगात्मक अपक्रिया का मतलब आप कैसे बना के लिख सकते हैं, यानी दो या आप क्या बनाएंगे, योगात्मक अपक्रिया का मतलब योग, यानी क्या लिखेंगे, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर कोई नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, क्या लिखोगे, तो उसे योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। ये हो गया परिभाषा। देखो कितनी आसान है। मैं कहीं इसको देख के नहीं बता रहा हूँ, बहुत ही इजी, तुमको लैंग्वेज दिख रहा है बहुत ही सिंपल। मैंने योगात्मक का मतलब जोड़, योग यानी दो या दो से अधिक, जब कोई दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके कोई नया पदार्थ बनाएगा तो उसे क्या कहेंगे, योगात्मक अपक्रिया कहेंगे। ये बहुत छोटा बच्चा लिख लेगा, समझ रहे हो, योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। देखो अब इससे 1 नंबर तो मिल ही जाएगा तुमको डिफिनेशन में। अब मान लो दो या दो से अपक्रिया है तो तुमको ये पता होगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 पता है। देखो CO2 पता है, तो CO2 क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो अब देखो CO2 की रिएक्शन क्या होती है, C+O2 गिव्स आउट CO2। तो ये रिएक्शन आपको लिख देना है। यानी देखो एक पहला ये पदार्थ, दूसरा ये पदार्थ, ये दो पदार्थ एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो बस ये रिएक्शन होंगे। तो यहाँ पे आप अपक्रिया लिख के हेडिंग डालना है, अब क्रिया हेडिंग डाल देना है, लाइन जरूर खींच देना, अंडरलाइन कर देना, ठीक है। अब क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे C+O2 गिव्स आउट क्या हो गया, CO2। अब यहाँ पे लिख देना ये क्या है, कार्बन है, बहुत ही इजी, कार्बन। और ये क्या है, ये ऑक्सीजन है। एग्जामिनर को लगेगा एकदम बच्चे ने पढ़ के आया है, बेसिक चीजें हैं। और ये क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये अब देखो ये इतनी कॉपी भर गई, आधा पेज तो वैसे ही भर गया। इसी तरीके से कॉपी भरी जाती है, इसी तरीके से सारे क्वेश्चन के आंसर जो टॉपर बच्चे होते हैं जिनको क्वेश्चन नहीं याद होता वो लिख के आते हैं। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इसमें क्या हुआ, यहाँ पे लिख सकते हैं उपरोक्त अपक्रिया में दो पदार्थ एक कार्बन, ये सब बना बना के लिखने को बता रहा हूं, और दूसरा ऑक्सीजन मिलकर अपक्रिया करते हैं, थोड़ा सा आप लिखिएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का इस तरीके से निर्माण करते हैं। देखो ये पूरा पेज भर के दिख रहा है, 2 नंबर तो कंफर्म, 2 नंबर कंफर्म। अब इसमें एक भी नंबर एग्जामिनर आपका नहीं काटेगा, बस ये बात ध्यान रखना, यहाँ पे अंडरलाइन वगैरह करके थोड़ा साफ लिखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा योगात्मक अपक्रिया। अब इसी तरीके से उदासीनीकरण अपक्रिया पूछे तो उदासीनीकरण अपक्रिया में क्या लिखते हो, उदासीनीकरण का मतलब जहाँ पे न्यूट्रलाइज हो जाए, तो इसकी रिएक्शन क्या लिख सकते हो, जब अम्ल और क्षार रिएक्शन करके लवण और जल बनाते हैं तो ये उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाती है। बहुत ही इजी है। अब आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कैसे आपको विज्ञान के पेपर में बना बना के लिखना है। और तुम्हारा टारगेट होना चाहिए 30 नंबर स्कोर करने का, 30 नंबर एग्जाम से और 30 नंबर प्रैक्टिकल से। तो इस प्रकार 60 नंबर हो जाएंगे 100 में और आप पास हो जाएंगे विज्ञान के पेपर में। बहुत इजी पेपर आता है, बस इसी तरीके का मैंने आपको दिखा दिया कैसे बना बना के चीजें लिखी जाती हैं। इसी तरीके से आपको बोर्ड के पेपर में, विज्ञान के पेपर में लिख के आना है। तो बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट करिएगा। वीडियो बहुत ही मस्त थी, मैंने बहुत ही इजी वे में, इसी प्रकार आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। खंडवा में
किसी भी, अब जैसे उदासीनीकरण अपक्रिया पूछी गई तो उदासीनीकरण अपक्रिया भी लिख सकते हैं। द्विविस्थापन मतलब कोई अपक्रिया हो रही तो उसमें वो तत्व उसको विस्थापित करके स्वयं अपना स्थान ग्रहण कर रहा है तो ये द्विविस्थापन अपक्रिया हो गया। बहुत ही इजी है, इसको आप अच्छे से अगर लिखेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, अब बायोलॉजी में जैसे यहाँ पर पूछा गया है उत्पादक तथा उपभोक्ता, उपभोक्ता में 4 अंतर लिखना है, ये आप लिख सकते हैं। बस चीजें बना के लिखना है ना। हृदय के बारे में बता सकते हैं कि हृदय से कौन कौन सी चीजें होती हैं, हृदय के फंक्शन बता सकते हैं। ठीक है, फिर एक तंत्रिका का न्यूरॉन संरचना का नामांकित चित्र बनाइए, आप इसके कार्यों का वर्णन करिए। तो जो न्यूरॉन होता है उसका क्या काम होता है तो ये आप लिख सकते हैं। लिंग गुणसूत्र से आप क्या समझते हैं, मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया। ये सब बना के अगर मुझको खाली टाइम होता तो मैं पूरा बता देता, क्योंकि वीडियो बड़ी बन जाएगी है ना, तो मैं सारी चीजें लिख के बताता कि कैसे बना के लिखा जाता है। ठीक है, तो बेकिंग सोडा, आप खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र और अणु लिख सकते हैं। और आप जानते होंगे खाने के सोडा का क्या उपयोग है, नहीं जानते हैं क्योंकि सबके घर में खाने के सोडा का प्रयोग किया जाता है ना। तो ये सारी चीजें बहुत ही इजी वे में पेपर आएगा, बस तरीका थोड़ा मैंने आपको बता दिया कैसे लिखना है। नीली काली पेन का ही प्रयोग करना है, अंडरलाइन करके लिखना है, और जो चीजें नहीं आती हैं उसको ना लिखने से बेहतर है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, 0 से बढ़िया है 1 नंबर। तो एक नंबर अगर स्कोर करोगे तो आपको देखो, आपको कुछ नहीं करना, कापी भर के आना है। क्या करना है, जो कापी है उसको पूरा भर के आना है बोर्ड की, बस इतना अगर आप भर के आते हैं कापी, उससे रिलेटेड लिख के आते हैं तो आप बढ़िया नंबर से पास होंगे। तो ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में बताइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।